लेकर न्यूज पेपर टू सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। एलओसी पर देर रात खूब गोलियां चली। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। हमले में 3 लोग जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा इलाके में पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीती रात से शुरू हुई फायरिंग सुबह तक चली। फायरिंग की आवाज के बीच कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। जिसे जहां जगह मिली गोलियों से बचने के लिए वो वहीं छिप गया। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग के कई जगह निशान मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही गोलीबारी से सरहद के पास रहने वाले भारतीय नागरिक खौफजदा हैं। सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिक सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सुरक्षित जगह मुहैया कराई जाए ताकि वो अपने परिवार की हिफाजत कर सकें। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर एक सुरंग मिली है। इस सुरंग की लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 2 फीट है। माना जा रहा है कि यह सुरंग भारत में आतंकियों के घुसपैठ के लिए बनाई गई थी। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार हो रहे सीजफायर का उल्लंघन और यह सुरंग किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर एक ऐसी ही सुरंग मिली थी। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल हर हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना फायरिंग के साथ मोर्टार से भी हमले कर रही है। फायरिंग की आड़ में आतंकी अक्सर घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। एलओसी पर हो रही फायरिंग से सीमा के पास रहने वाले भारतीय नागरिक दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में लोग अपने परिवार के साथ पलायन कर रहे हैं। जिसको जो सवारी मिल रही है वो उसी पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए जा रहा है। लोग अपने साथ घर में रखा जरूरी सामान भी साथ ले जा रहे हैं। 5 गांवों के 450 परिवारों को सरकार की तरफ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। चीन की ओर से किसी भी तरह के हवाई हमलों के खतरों से बचने के लिए देश की पूर्वोत्तर सीमा पर आकाश मिसाइलें तैनात की जाएंगी। आकाश मिसाइलें जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर में 6 आकाश मिसाइलें तैनात की जाएंगी। ये मिसाइलें देश की वायु सीमा में घुसपैठ करने वाले किसी भी भार गिराने में सक्षम हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज भारत चीन सीमा का दौरा करेंगे। रिजिजू चीन की सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के एक होटल में मॉडल से रेप का मामला सामने आया। पीड़ित मॉडल ने म्यूजिक कंपोजर अंकुर पांडे पर रेप का आरोप लगाया है। मुंबई से मॉडल दिल्ली में म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के सिलसिले में आई थी। मॉडल के मुताबिक आरोपी ने उसका एमएमएस भी बनाया। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बदमाश ने एक युवक को जानलेवा हमला किया। 500 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर गोली मारी। बदमाश की गोली से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है। हरियाणा के पंचकुला में नकाबपोश लुटेरों ने बीजेपी नेता से 10 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के वक्त बीजेपी नेता अपनी गाड़ी में थे। बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां भी चलाई। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। घर वालों ने अपहरण की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। घर वालों के मुताबिक जब वो मामला दर्ज कराने थाने गए तो पुलिस ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। दिल्ली के नामी बदमाश शनिवार ठाकुर को कोर्ट ने 3 दिनों के पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस कस्टडी में पहुंचे अनवर ठाकुर ने खुद को दिल्ली का दाऊद बताया। मीडिया ने उसके दाऊद से किसी तरह के रिश्ते को लेकर एक सवाल किया था। नवी मुंबई में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण और उससे फिरौती मांगने के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी 5 लाख रुपए की फिरौती ले चुके थे। वो अक्सर पैसे के लिए पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर को धमकाया करते थे। यूपी के हरदोई में एक शख्स ने पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। यूपी के कानपुर में महिला पर तेजाब से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला गैंगरेप पीड़ित है और वो कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रही थी, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।
यूपी के कानपुर में 6 साल की मासूम से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों में से 1 को हिरासत में लिया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ में दलित महिला ने टाउन एरिया के चेयरमैन के पति पर छेड़खानी और रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। दरअसल महिला की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत करने वो चेयरमैन के पास गई थी। यूपी के आजमगढ़ में महिला से गैंगरेप से नाराज लोगों ने हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गैंगरेप के आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। यूपी के मथुरा जिले में आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। 2 दिनों तक चलेगी बैठक। आज की बैठक में यूपी में होने जा रहे उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी रोड मैप तैयार करेगी। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और समापन सत्र को कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। आज शुरू हो रही कार्य समिति की बैठक कल यानी 24 अगस्त की दोपहर तक चलेगी। इसके बाद 24 और 25 तारीख को परिकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पिछली बैठक चित्रकूट में हुई थी, जिसका उद्घाटन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही कार्य समिति के 250 सदस्य भी इसमें हिस्सा लेंगे। वृंदावन पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी सरकार पर हमला किया। कहा सरकार एक खास समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राहुल गांधी पर भी अटैक किया और उन्हें असफल व्यक्ति करार दिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बुक फेयर शुरू हो रहा है। देश भर के करीब 300 प्रकाशक इस बार बुक फेयर में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार के बुक फेयर से अमेरिका और सार्क देशों के प्रकाशक भी आ रहे हैं। मेले में बच्चों के लिए पेंटिंग और क्रिएटिव राइटिंग जैसे कंपटीशन होंगे। नए कवियों के लिए कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा देने की भी योजना बनाई गई है, जिसके जरिए किताबों और पब्लिशर की जानकारी मिलेगी। प्रगति मैदान के 8, 9, 10 और 11 नंबर के हॉल में यह बुक फेयर लगेगा। बुक फेयर में वयस्कों के लिए टिकट 20 रुपए होगा, जबकि बच्चों का टिकट 10 रुपए में मिलेगा। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी पानी नहीं आएगा। न्यू ताहिरपुर इलाके में पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है। जिन इलाकों में कल से पानी नहीं आ रहा, उनमें नंदनगरी, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी और सुंदर नगरी शामिल हैं। दिलशाद गार्डन, हर्ष विहार, खेड़ागांव, मंडोली इलाके में भी आज पानी नहीं आएगा। इसके साथ ही जगतपुरी एक्सटेंशन, नथु कॉलोनी का स्कूल ब्लॉक, झिलमिल इलाके में भी पानी की सप्लाई रुकी रहेगी। देश में बने पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कमोरता आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली नौसेना में इसे शामिल करेंगे। आईएनएस कमोरता का डिजाइन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया है और इसे कोलकाता के मेसर्स गार्डन रीच शिपयार्ड ने बनाया। आज महाराष्ट्र में मरीजों के लिए मुश्किल हो सकती है। प्रदेश के करीब 4000 रेजिडेंट डॉक्टर आज काम पर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के 17 मेडिकल कॉलेज के इन डॉक्टरों ने प्रदेश सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिसे लेकर वो आंदोलन पर हैं। केंद्र सरकार ने कच्ची और रिफाइंड दोनों ही तरह की चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 25% कर दी है। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से चीनी मिल मालिक खुश है। साथ ही उत्तर प्रदेश में किसानों के बकाये के भुगतान का रास्ता भी साफ हुआ है। गुजरात के दाहोद में भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर एक बदमाश की बुरी तरह पिटाई कर दी। यह बदमाश जम्मू तवी एक्सप्रेस की एक बोगी में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। एक यात्री का पर्स चुराते वक्त एक महिला ने इस बदमाश को देख लिया और शोर मचा दिया। ट्रेन को रोककर भीड़ ने इस बदमाश को ट्रेन से नीचे उतारा, फिर स्टेशन पर ही धुनाई शुरू कर दी। गुजरात में बनी दुनिया की सबसे लंबी नहर का उद्घाटन होने के हफ्ते भर के भीतर ही दरार पड़ गई। सासलपुर जिले के झाझम गांव के पास बनी इस नहर का सीएम आनंदीबेन पटेल ने 14 अगस्त को उद्घाटन किया था। पानी के तेज बहाव की वजह से नहर की दीवार में दरार पड़ गई। इंदौर में जोरदार धमाके के साथ नर्मदा पाइपलाइन फट गई, जिससे सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई। यूपी के 13 जिलों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या तकरीबन 100 हो गई है। बाढ़ का कहर जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। राजनाथ सिंह ने बाढ़ पर चिंता जताते हुए राहत के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजनाथ सिंह ने बताया कि गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गृह मंत्री के सर्वे के दौरान गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं।
बिहार के नालंदा में सैकड़ों गांव में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ ने अब तक बिहार में 37 लोगों की जान ली है। बाढ़ की वजह से कई घर भी टूट चुके हैं। प्रशासन भी अब तक लोगों की मदद करने में नाकाम साबित हुआ है। साल 2015 में महाकुंभ का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में होगा। अयोध्या में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया। महंत ज्ञानदास ने ऐलान किया कि नासिक के महाकुंभ की शुरुआत अगले साल 19 अगस्त से होगी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। गाड़ी सवार के नीचे उतरते ही कार धू-धू कर जलने लगी। हादसा नोएडा सेक्टर 151 में हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल में पढ़ने वाले बिहार के मंत्री के बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की है। पीड़ित छात्र बिहार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह का बेटा है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति गंभीर है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक छात्र ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। वहीं घर वालों ने इस बात से इनकार किया कि वो खुदकुशी कर सकता है। घर वालों के मुताबिक बच्चे के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। उन्होंने रैगिंग की आशंका जताई है। ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक अनंत मूर्ति का किडनी फेल होने से बेंगलुरु में निधन हो गया। इन्फेक्शन और फीवर की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। भारत सरकार ने अनंत मूर्ति को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। 2013 के बुकर प्राइज में अनंत मूर्ति अंतिम दौर तक पहुंचे थे। मोदी सरकार ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुरैशी को हटाने की कोई योजना नहीं थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने कुरैशी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव नहीं डाला। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अजीज कुरैशी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। कुरैशी ने अपनी याचिका में कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें जबरन अपने पद से हटाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने हुड्डा को चाय पर बुलाया था। दोनों के बीच हरियाणा के विकास के मुद्दों पर बातें भी हुई। हुड्डा के मीडिया सलाहकार के मुताबिक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बनाए रखते हुए मुख्यमंत्री हुड्डा उनसे मिलने गए। मीटिंग में दोनों के बीच कैथल में हुई हुटिंग के मसले पर बात हुई या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। 3 दिन पहले ही हरियाणा के कैथल में कार्यक्रम में मोदी और हुड्डा एक मंच पर थे, जहां भीड़ ने हुड्डा की जबरदस्त हुटिंग की थी। हुटिंग के बाद सीएम हुड्डा नाराज हो गए थे और कहा था कि वो मोदी के साथ कभी भी मंच साझा नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक विवादित बयान सामने आया है। बड़ी राजनीतिक ताकत बनने के लिए मांझी ने दलित युवकों से अंतर जातीय विवाह करने को कहा है। दलित स्टूडेंट्स के सामने मांझी ने बड़ी राजनीतिक ताकत बनने के लिए जनसंख्या 16 से बढ़ाकर 22% करने की बात कही है। योजना आयोग की जगह नई संस्था का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है। सरकार 15 से 20 दिनों में इसका ऐलान कर सकती है। नई संस्था का ढांचा योजना आयोग से पूरी तरह अलग होगा। सूत्रों के मुताबिक नई संस्था में कोर टीम के रूप में एक थिंक टैंक काम करेगा। इस थिंक टैंक में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। इसमें 4 अस्थायी सदस्य होंगे जबकि बाकी 4 सदस्य अस्थायी होंगे। कोर टीम में 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों को जगह दी जाएगी। साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वैज्ञानिक को भी जगह मिलेगी। बाकी सदस्य अलग अलग सरकारी विभागों से शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला से योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाने का ऐलान किया था। नेता विपक्ष के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार से 2 टूक कह दिया। या तो सरकार सुलझाए नेता विपक्ष विवाद या फिर कोर्ट खुद सुनाएगी निर्णायक फैसला। इसके साथ ही कोर्ट ने लोकतंत्र में नेता विपक्ष को अहम बताते हुए सरकार से पूछा कि वो किस तरह आगे बढ़ने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र में नेता विपक्ष पद की उपेक्षा नहीं की जा सकती। संविधान बनाने वालों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि कभी सदन में कोई नेता विपक्षी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, सरकार लोकपाल कानून को किस तरह से लागू करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से दूसरा सवाल, नेता विपक्ष नहीं होने पर सरकार किस तरह लोकपाल की नियुक्ति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 9 सितंबर को इस मामले पर आखिरी सुनवाई होगी। नेता विपक्ष मुद्दे और लोकपाल बिल को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। आपको बता दें कि लोकपाल के चयन में 5 लोगों की कमेटी होती है जिसमें नेता विपक्ष भी होता है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर यह साफ कर दिया था कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को नहीं मिलेगा। यूपी की अखिलेश सरकार अब अपनी इमेज सुधारने की कोशिश में है। खबर है कि इसका जिम्मा सरकार किसी पीआर कंपनी को देना चाहती है। यूपी कैबिनेट ने कल कई और अहम फैसले लिए जिसमें सबसे अहम है मेट्रो की शुरुआत करना। लखनऊ के लोगों को जल्दी दिल्ली वालों की तरह मेट्रो का तोहफा दिया जा सकता है।
सरकार ने किसानों को भी खुश करने की कोशिश की है। यमुना एक्सप्रेस के किसानों को मुआवजे के रूप में 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाएगा। सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिनी ग्रिड की स्थापना को भी मंजूरी दी। मेरठ में बदमाशों को सबक सिखाने वाली बहादुर महिला ममता यादव को यूपी सरकार ने सम्मानित किया है। अखिलेश यादव ने ममता को बहादुरी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर से अपनी भैंसों को लेकर सुर्खियों में हैं। आजम खान के लिए पंजाब से 5 भैंसें खरीदकर सहारनपुर लाई गईं, जिनके स्वागत के लिए शहर का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। एक पुलिसकर्मी 10 किलो गुड़ लेकर आया और भैंस को खिलाया गया। आओ भगत के बाद भैंसों को तड़के रामपुर के लिए रवाना किया गया। यूपी के कानपुर में एसपी नेता ज्ञानेंद्र शुक्ला की दबंगई सामने आई है। ज्ञानेंद्र ने अपने घर के आगे की सड़क पर जबरन कब्जा कर लिया है। सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती भी कर दी गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने यूपी हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। संगीत सोम के मुताबिक यूपी सरकार दंगे का चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप घर का सपना पाल रहे हैं तो जल्द ही ये हकीकत में तब्दील हो सकता है। डीडीए ने हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के 25,034 फ्लैट हैं। फॉर्म 1 सितंबर से 9 सितंबर तक मिलेंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ड्रॉ निकाला जाएगा। ये मकान दिल्ली के नरेला, रोहिणी, द्वारका, वसंत विहार और जसोला इलाके में दिए जाएंगे। मकानों की कीमत 6 लाख से 22 लाख तक होगी। जिन लोगों को ये फ्लैट मिलेंगे वो अगले 5 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे। फ्लैट के लिए देश के किसी भी राज्य का वयस्क आवेदन कर सकता है। शर्त यह रखी गई है कि आवेदक के पास अपना कोई मकान या फिर प्लॉट नहीं होना चाहिए। एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटाए गए संजीव चतुर्वेदी ने एम्स प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट अफसरों ने एम्स में अपने कुत्तों का भी इलाज करवाया। चतुर्वेदी ने साथ में यह भी कहा कि एम्स में नकली दवाइयां बेची जाती हैं। चतुर्वेदी के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के संरक्षण वाली अफसरों की भ्रष्ट लॉबी ने उन्हें पद से हटाया। घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार फिल्म सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार 28 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है। महाराष्ट्र बीजेपी के सांसदों के सचिवों ने डीओपीटी मंत्री संतोष गंगवार से सुविधाएं और सैलरी बढ़ाने की मांग की है। सचिव एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों की नियुक्तियों में विशेष छूट की भी मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को आत्महत्या की कोशिश के आरोप में कल फिर गिरफ्तार किया गया। इम्फाल के स्थानीय अदालत के फैसले के बाद इरोम एक दिन पहले ही रिहा हुई थी। इरोम शर्मिला पिछले करीब 14 साल से नॉर्थ ईस्ट में एफ्स्पा कानून का विरोध कर रही हैं। यूपी के अलीगढ़ में बिजली कटौती से परेशान लोगों के समर्थन में आए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक दलबीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ वीआईपी इलाके में आ रही बिजली काट दी। यूपी के कासगंज में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं को बंधक बनाया। यूपी के कुशीनगर में 6 बहुओं के ससुराल छोड़ने के बाद अब प्रशासन ने शौचालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। शौचालय नहीं होने की वजह से पिछले हफ्ते एक गांव की 6 महिलाओं ने अपना ससुराल छोड़ दिया था। नोएडा के सेक्टर 74 में एक ठेकेदार से पिस्तौल के नोक पर कुछ बदमाशों ने 3.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों की संख्या 8 बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के बाल सुधार गृह में जमकर हंगामा हुआ। बाल कैदियों ने जमकर जेल में तोड़फोड़ की। मामले को शांत करने पहुंची पुलिस को इन बच्चों ने गालियां भी दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने छाती चोर लड़की को गिरफ्तार किया है। इस लड़की पर आरोप है कि इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक दुकान से हजारों का कॉस्मेटिक चुराया। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह महंगी गाड़ियां चुराता था। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गाड़ियों के साथ अवैध हथियार भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के देवास में असम की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में बीजेपी से जुड़े एक नेता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पीड़ित इन आरोपियों की कार से मिली। यूपी के हापुड़ में हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल हापुड़ के बहादुरगढ़ में एक छात्रा से छेड़खानी के बाद हंगामा हुआ था।
आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर और क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के प्रमुख विनय बासे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। लखनऊ की एक कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी के आरोपों में पुलिस को यह निर्देश दिया। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक के कार्ड से लगभग 80,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने सचिन तेंदुलकर को एलएस आइस बकेट चैलेंज दिया है। आइस बकेट चैलेंज एलएस यानी मस्तिष्क संबंधित बीमारी के लिए जागरूक करने और इसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। इस चैलेंज में अगर कोई चुनौती को पूरा करने में असफल रहता है तो उन्हें एलएस एसोसिएशन को दान देना होगा। इससे पहले सानिया मिर्जा, रितेश देशमुख, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई हस्तियां इस चैलेंज को पूरा कर चुकी हैं।